जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटनाचक्र सीरीज में। जो लोग भारतीय इतिहास करने वाले हैं, ये हमारा पूरा पूरा बुक होने वाला है और यह पहला वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो अगर नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इससे पहले हम लोगों ने बिहार स्पेशल कर लिया था घटनाचक्र का पूरा सीरीज, जिसमें लोग बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो उससे जाइए, जाकर चेक कीजिए। और करंट अफेयर के भी कई सारे सीरीज हम लोगों ने किए हुए, उसे भी जाकर देखिए। इसमें हम लोग सारा का सारा चैप्टर करने वाले। एक ही चैप्टर ऐसा नहीं है जो मॉडर्न, मिडिवल या एंशिएंट से छोड़ने वाले हैं। सारा का सारा चैप्टर जो भी यहाँ पे मेंशन है, सारा का सारा प्रश्न जो इस बुक में है, हम लोग सारे के सारे प्रश्न और सारे के सारे चैप्टर को यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम या यूपीपीसीएस या यूपीएससी या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले, इसमें इतिहास काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों को पूछता है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ। और आपसे बस ये अनुरोध है कि आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस पूरे के पूरी श्रृंखला को सफल बनाने में हमारे सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारत का इतिहास में। पहला चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल का पहला प्रश्न, आइए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं, यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूक फुट थे एक, तो ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा इसमें। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या, तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। दूसरा नंबर, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगी विभाजन किया था किसने, तो ये हो जाएगा नॉर्थ थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था किसने, तो ये हो जाएगा थॉमसन ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्यपाषाण काल में। महापाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिले, जो वह स्थान है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। महापाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ है, तो डी और सी ऑप्शन हो जाएगा आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ए सी और डी दोनों हो जाएगा महादहा से और सराय नहर राय से। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, तो सी और डी दोनों हो जाएगा महादहा से और सराय नहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था, तो ए और बी दोनों हो जाएगा सराय नहर राय से और महादहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल से संदर्भ में प्राप्त हुए कहाँ से, तो ए और बी दोनों हो जाएगा सराय नहर राय से और महादहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं कहाँ से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नवपाषाण काल। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहुरादेव। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लहुरादेव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभिधेय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़ से। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीव के प्रमाण मिले, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीव के प्रमाण मिले हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बागोर। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा बागोर से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। आहार सभ्यता
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आहड़वादी तांबा गलाना जानते थे, यह बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, यह गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यह बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर समानतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी, यह बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 इसमें सही है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। नर्मदा टोली का खनन किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HD संकालिया ने। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा HD संकालिया ने। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? बी ऑप्शन हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संगनकल्लू। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संगनकल्लू। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुफाओं के शैली चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुफाओं के शैली चित्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन से। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसे चित्रशैलियों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा BS वंकाकर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा BS वंकाकर। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वसुदेव वकनाकर। भीमबेटका को किसने खोजा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वसुधर वकनाकर। विष्णुधर। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर से। गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हस्तिनापुर से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहोम से। यहाँ पर निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, देखना कौन सा युगम सही है। ऐतिहासिक स्थल और व्याख्याति का कारण क्या है? तो डी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी 2 और 3 सही है, मतलब बुर्जहोम शैलकृत देव मंदिर यह बिल्कुल गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला यह बिल्कुल सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृति यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, मतलब चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला यह बिल्कुल सही है और गणेश्वर ताम्र कलाकृति यह बिल्कुल सही है। अगला, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेखरिया। विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लेखिया। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। यह बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। यह बिल्कुल सही। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। फिर से आइए देख लेते हैं इसे। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने
नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, यह बिल्कुल सही है। और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यकाल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर शुरू होता खत्म होता है। अगला चैप्टर होगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है किस पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आधे ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आधे ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ए ऑप्शन हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि? डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही। मतलब इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों से ज्ञान का अभाव था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत है, वहाँ पाई गई, ये ऑप्शन हो जाएगा मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या वहाँ पाई गई? ये ऑप्शन हो जाएगा मोहरे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह बिल्कुल गलत है। बाकी E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन, यह बिल्कुल सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, यह बिल्कुल सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता का परिणाम स्वरूप हुआ, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह बिल्कुल गलत है। अगला है यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं इसे। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ है नीचे बॉक्स में, आप लोग इसे देख सकते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। फिर हस्तिनापुर बीबी लाल 1952, 1950-52। फिर तक्षशिला जॉन मार्शल 1913-34 में। कौशाम्बी हो जाएगा NG मजूमदार 1936-37 में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिला कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी आर्य मतलब प्री आर्यन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य मतलब प्री आर्यन से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति के निपुण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गाय। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गाय। बाकी हाथी, गेंडा और बाघ का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा। बाकी चाहुंद्रो, कोटदीजी और देसलपुर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सोहगौरा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आइए देख लेते हैं। लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रतिकृति। बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अगला एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से।
एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किन हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का निशान मिले हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत का निशान मिले हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। यहाँ पे अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं इसे। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। आइए देख लेते हैं। हड़प्पा समाधान R37, यह बिल्कुल सही है। लोथल यह हो जाएगा। गोदीवाड़ा कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, और मोहनजोदारो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। फिर से हड़प्पा हो जाएगा समाधान R32, लोथल हो जाएगा गोदी, कालीबंगा हो जाएगा जुते हुए खेत, और मोहनजोदारो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। डी ऑप्शन 1 2 4 3। अगला ऑप्शन फिर मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं इसे भी। बी ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 1। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी, और पैठान हो जाएगा गोदावरी। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा, नागार्जुन कोंड हो जाएगा कृष्णा नदी, और पैठान हो जाएगा गोदावरी। बी ऑप्शन 2 3 4 1। अगला यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3 2 1 4। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी, लोथल हो जाएगा भगवा नदी, और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी। 3 2 1 4। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, कालीबंगा हो जाएगा घाघरा नदी, लोथल हो जाएगा भगवा नदी, और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा रावी नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। लोग लोहे से परिचित है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, यह भी बिल्कुल सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित हैं। अगला सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी से, मतलब अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, और अपने उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, और चौथा हो जाएगा अपने उद्योग के लिए। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा, बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लोथल गुजरात हो जाएगा, और रोपड़ पंजाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ पे अगला निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, मतलब आलमगीरपुर और हुलास। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के संदर्भ में संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, मतलब आलमगीरपुर और हुलास। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी राजस्थान, यह बिल्कुल गलत है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा भी सही है। दयावाद महाराष्ट्र भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3 4 1 2। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दयावाद हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दयावाद हो जाएगा महाराष्ट्र, कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा। अगला फिर से यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 2 4 1। 3 2 4 1। तो बालू हो जाएगा हरियाणा, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पाडरी हो जाएगा गुजरात, और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए मिलान किया हुआ है। तो बालू हो जाएगा हरियाणा, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पांडरी हो जाएगा गुजरात, और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, तो इसमें सही उत्तर देखना है। तो बी हो जाएगा 2 और 3, इसमें सिंध में अवस्थित, मतलब मोहनजोदारो और चांदरो सिंध में अवस्थित, बाकी हड़प्पा और सुरकोटदा सिंध में नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, तो मोहनजोदारो और चांदरो सिंध में अवस्थित है। अगला मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदारो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चांदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा J.H. मैके ने। चांदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी है कहाँ, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र।
रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र में। दघेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय स्थल है कहाँ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब की। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगवा। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगवा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था कौन सा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा। बाकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है कौन सा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी थी वह थी कौन सी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी थी वे थे कौन से, तो सिंधु, चेनाब और झेलम। बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। गंगा नदी इसमें संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई से के प्रभारी थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर देखना है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। धौलावीरा, बी के थापड़ या बिल्कुल गलत है। लोथल एस आर राव ये बिल्कुल सही है। सुरकोटदा जेपी जोशी या भी बिल्कुल सही है। और हड़प्पा दयाराम साहनी या भी बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। धौलावीरा, बी के थापड़। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था वह कौन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ए कनिंघम। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बी ए स्मिथ। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बी ए स्मिथ। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसका आंसर डी होगा 4, 3, 2, 1 मतलब पहले नगर संस्कृति आएगा, फिर लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नगर संस्कृति, फिर लोहे के हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा का। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बनवाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करें, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है और हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन विकल्प इसमें गलत है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, यह बिल्कुल सही है।
वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसमें जो है ए और आर दोनों सही, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, यह बिल्कुल सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए, यह बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा काली। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका धौलावीरा। 3 भागों में विभक्त कौन सा हड़प्पीय नगर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबंधित जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जा रहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थान से द्विशव संस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया होगा, चाहे तो नीचे से विवरण बॉक्स में पा सकते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मानव समाधान। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा ये लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, मतलब वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते हैं। उनके विशाल महान और मंदिर होते थे, यह बिल्कुल गलत है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा केवल 2, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो देखना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसमें सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। इन स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात बृहद मृदा प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात विषव मुद्रा प्राप्त हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदारो। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। निम्नलिखित सभ्यताओं में से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले एज़टेक हो जाएगा, फिर माया हो जाएगा, फिर मुइस्का हो जाएगा, फिर इंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सुमेरिया। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ भी समाप्त होता है। अगला चैप्टर है वैदिक काल, तो इसे भी शुरू करते हैं। इसी में पहला प्रश्न, आर्य शब्द इंगित करता है
डी ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है किसे, तो डी ऑप्शन होगा श्रेष्ठ वंश को। क्लासीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। त्रयी नाम है किसका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा तीन वेदों का। त्रयी नाम है किसका, तो ए ऑप्शन होगा तीन वेदों का, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। वन व्यवस्था से संबंधित पुष्प पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो आइए देख लेते हैं। अथर्ववेद हो जाएगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद हो जाएगा ईश्वरीय महिमा, फिर यजुर्वेद हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद हो जाएगा संगीत। ये ऑप्शन 3, 1, 2, 4। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। यजुर्वेद हो जाएगा स्रोतों एवं कर्मकांड, सामवेद हो जाएगा संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अगला निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद, सी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। वशीकरण एवं माया स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएँ हैं, तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे यहाँ विवरण बॉक्स में आप पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद है क्या, तो ये ऑप्शन हो जाएगा स्रोतों का संकलन। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, फिर सामवेद हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद हो जाएगा गोपद, और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। फिर से ऋग्वेद हो जाएगा ऐतरेय, सामवेद हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद हो जाएगा गोपद, और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। अगला, गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 9वां मंडल। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सामवेद का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्रचलित प्रमाण मिले हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंतरजी खेड़ा से। उपनिषद पुस्तक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक है किस पे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसे में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के, तो बी ऑप्शन हो जाएगा केकई के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णक्य, फिर उपनिषद।
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णक्य, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेनाब। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंभ या कुर्मू। कुंभा और कुर्मू। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंभा और कुर्मू। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया होगा, आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। कुंभा हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतातुरी हो जाएगा सतलज। फिर से कुंभा हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतुद्री हो जाएगा सतलज। बी ऑप्शन 2 3 1 4। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टाय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ए और सी दोनों हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टाय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ए ऑप्शन हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें देखना कौन सा कथन सही है। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना यह बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन रहेगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्म नदी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोपामुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग एक अर्थ में हुआ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग एक अर्थ में हुआ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिक्का के रूप में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। बोगस कोई महत्वपूर्ण है? तो क्योंकि बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। बोगस कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा इराक से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा इराक से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई से। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोगस कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, लोग चाहें तो अच्छे इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। सतत ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन। सतत ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन।
उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुरु और पंचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ तो कहाँ से? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? डी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? डी ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी नदी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पुरुषनी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोत्तमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोत्तमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा किकट। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कीकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द की कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जौ। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जौ। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1। तो ब्राह्मी हो जाएगा चावल, मुगद हो जाएगा मूंग, यव हो जाएगा जौ और इच्छू हो जाएगा गन्ना। ब्राह्मी हो जाएगा चावल, यव हो जाएगा मूंग, मुद्रक हो जाएगा मूंग, यव हो जाएगा जौ और इच्छुक हो जाएगा गन्ना। ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नगरीय थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा सी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जनसभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बहुदेववादी। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र को। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है किसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? किसे युद्ध देवता समझा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र को। ऋग्वेद में किसे युद्ध देवता समझा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अग्नि से। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कुट का सही उत्तर चुनिए। इसमें देख लेते हैं सही उत्तर क्या होगा। 1 और 4 इसमें सही होगा डी ऑप्शन। तो झंझावत के देवता थे, मतलब इंद्र किसके देवता थे? तो ये पहला है झंझावत के देवता, यह बिल्कुल सही है, और वर्षा के देवता दोनों सही है। तो 1 और 4 इसमें सही है, 2 और 3 इसमें गलत है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण युग।
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम ग्रंथ किस नाम से मिलता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वामित्र। स्वर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतित है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुराणों का। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतित है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पुराणों का। पुराणों की संख्या है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जय संहिता। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जन संहिता। सतसहस्त्री संहिता उपनाम संबंधित किस ग्रंथ का है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वर्ण को प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वर्ण को प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के से लिया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते संबंध शब्द कहाँ से लिया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ये ऑप्शन हो जाएगा उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? तो ए ऑप्शन रहेगा उपनिषद का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में इसे पढ़ सकते हैं। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छंदोग उपनिषद में। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? तो सी ऑप्शन हो जाएगा छंदोग उपनिषद में। ऋग्वेद का मूल लिपि थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गाय। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो सी ऑप्शन है गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है किससे? तो सी ऑप्शन है गाय के लिए। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा केवल एक। मतलब ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरास्त्र मतलब हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में इसका प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह बिल्कुल सही है और बाकी 2 और 3 गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी तथा ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। यह बिल्कुल गलत है। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा केवल एक। 2 और 3 इसमें गलत है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गाय को। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? बी ऑप्शन हो जाएगा गाय को। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। इसका आंसर डी मार्क हो जाएगा। 4 3 1 2।
सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक सभ्यता कृषक थी। ऋग वैदिक सभ्यता चारागाह थी। और मध्यकाल जमींदारी थी। फिर से देखते हैं 3 4 1 2 सॉरी 4 3 1 2। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह थी। और मध्यकाल थी जमींदारी। डी ऑप्शन 4 3 1 2। अगला है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोश। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कोश। संस्कारों का कुल संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक कहे जाते थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उपाध्याय। तो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर जितना प्रश्न है उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उनका गृहत्याग। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उनका गृहत्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोलीय वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म हुआ था तो बी ऑप्शन हो जाएगा लुम्बिनी में। इनमें से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग आंसर स्टार मार्क में देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स में आप लोग पढ़ सकते हैं इससे आगे। निम्न में से किस राजवंश ने अभिलेख से इस परंपरा का सर्वप्रथम समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा रोमनदेही स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए ऑप्शन हो जाएगा अशोक। माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मल्ल। माता बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसके गणतंत्र में हुआ था कौन? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मल्लों के। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसके गणतंत्र में हुआ था कौन? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मल्लों के। गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किए? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ आप नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 मतलब कौशल और मगध का। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो सी ऑप्शन होगा 3 और 4 मतलब कौशल और मगध का। अवंती और गंधार इससे संबंधित नहीं थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सुभद्रा। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तुष्ण रूपी अग्नि का शमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत का निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध की एक गुरु। अलार कलाम कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ।
बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा बुद्ध। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में दिए गए उनका प्रथम उपदेश। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में दिए गए उनका प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन के। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का संचय निम्न में से किस एक ने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो इसी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वसुमित्र। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा विशेषता या विशेषता महात्मा बुद्ध महायान बुद्ध मत की है? तो डी हो जाएगा 1 2 3 मतलब 3 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा। तो बुद्ध ने देवोत्तरोपण, बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना का तथा अनुष्ठान, यह तीनों था। फिर से देखते हैं। बुद्ध में देवतारोपण करना, यह बिल्कुल सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, यह भी सही है। और मूर्ति उपासना करना, यह भी सही है। तो महापाषाण बौद्ध मत की यह उपलब्धि थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे कूट से ज्ञात करें। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। पहले हो जाएगा राजगिरी, फिर हो जाएगा वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन। 2 1 4 3। पहले हो जाएगा राजगिरी, फिर हो जाएगा वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, फिर कुंडलवन। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? बी ऑप्शन वैशाली में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजगिरी में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेखित किया गया था। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4। देख लेते हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। फिर से जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में, प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ था कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम उपदेश। अगला
क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, आइए देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 2 1 3। देख लेते हैं। जन्म हुआ था कमल, उसका चिन्ह और अर्थ है। तो जन्म का चिन्ह है कमल, प्रथम प्रवचन का चिन्ह है धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि का चिन्ह है बोधि वृक्ष और त्याग का चिन्ह है घोड़ा। फिर जन्म का चिन्ह है कमल, प्रथम प्रवचन का चिन्ह है धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि का चिन्ह है बोधि वृक्ष और त्याग का चिन्ह है घोड़ा। अगला प्रश्न है करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंग्यूपा। करमापा लामा बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कंग्यूपा। माता बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, या बिल्कुल सही है। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति की थी, या बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, या बिल्कुल सही है। उनका आर्य सत्य को प्रचार किया, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें चारों सही विकल्प हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। 49 प्रश्न के साथ आगे यह वीडियो कंटिन्यू रहेगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसमें लोग स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद शुरू होगा जैन धर्म। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के हमें बहुत आवश्यकता है और इसी के साथ हमें प्रोत्साहन ही मिलता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों को जो इस बार के बीपीएससी एग्जाम या बिहार टीचर या फिर और भी कई अन्य एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लगी और आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपका एग्जाम में अच्छा फ्लो होगा और आप लोग उतना ही हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।